हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग 8 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं और ये जो एमसीक्यूज़ हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में से ही लाते हैं और फिर उनको डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर आपका फ़ायदा ये होता है कि आपको जो न्यूज़ है, जो भी करंट अफेयर में जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो तो डिस्कस हो ही जाती है, प्लस उनसे बनने वाले जो आपके सिलेबस में जो स्टैटिक पार्ट है उनसे आपको एमसीक्यूज़ भी मिल जाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर है ना, एग्जामिनर के पास ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रिया होता है कि करंट अफेयर्स में से, यानी कि न्यूज़ में से ही, न्यूज़ का जो स्टैटिक पार्ट है, जो आपका सिलेबस का पार्ट है, वहीं से आपके एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन देता है। तो बस यहीं पर हमारी ये जो सीरीज़ है इसमें भी हम लोग यही वाली चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये जो सीरीज़ है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। दोनों को कहीं और भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल में आइए, सब्सक्राइब कीजिए इस सीरीज़ को और आपके करंट अफेयर्स भी कंप्लीट होंगे और प्लस उनसे बनने वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पर कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा सुने, स्किप बिल्कुल ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों को भी ज़रूर बताएं जिन्हें ऐसी वाले जो डेली करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यूज़ हैं वो चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज़ रिगार्डेड एज गेटवे टू द केरला बैक वाटर्स। निम्नलिखित में से कौन सी झील, यहाँ झील के बारे में पूछा है कि झील को केरल बैक वाटर का प्रवेश द्वार माना जाता है। ठीक है, अष्टामुडी को माना जाता है, वेम्बनाड को माना जाता है, चिल्का लेक को, या फिर है कांवर झील को। तो उसका सही आंसर है अष्टमुडी लेक को माना जाता है। अब देखो, अब पहले हम लोग इसमें न्यूज़ को देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या थी। हमने क्वेश्चन तो देख लिया कि हाँ ठीक है कि गेटवे ऑफ केरला बैक वाटर्स किसको हम कहते हैं, तो अष्टमुडी को कहते हैं। अब ये न्यूज़ में क्या थी, देखो अष्टमुडी लेक जो कि केरला में है, आपको पता होगा कि अष्टमुडी लेक कहाँ पर है, केरला में है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे बनाऊँ तो देखो, यहाँ पर आपको पता है हमारा केरल राज्य पड़ता है। ठीक है, इस केरल राज्य में इधर की तरफ अष्टमुडी लेक आती है। अब इस अष्टमुडी लेक में माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन पाया गया है। ठीक है, कहाँ पाया गया है, माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन पाया गया है। और ये जो अष्टमुडी लेक है इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये रामसर साइट है हमारी। ठीक है, कहाँ पर है, सॉरी रामसर साइट है और है कहाँ पर, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये है केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब माइक्रो प्लास्टिक जो है वो फिशेस के अंदर भी पाया गया है। अभी स्टडीज़ आई है, स्टडी जो ये कहती है कि फ़िश के अंदर है, फ़िश की शेल के अंदर है, यहाँ तक कि ह्यूमंस के भी अंदर जो है वो माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है। ठीक है, तो अब इस वाली चीज़ से हमारा क्या हुआ कि हमारा अष्टमुडी लेक पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि ये जो अष्टमुडी लेक है ये कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है। केरला के किस में है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है केरला के अंदर। केरला के अंदर की बात हो रही है। ठीक है, और एक तो हमें पता चल ही चुका है कि गेटवे ऑफ केरला इसी को कहते हैं। अच्छा, अब इसमें जो नदी है, इसमें कौन सी नदी से पानी आता है ये आप बताइए। देखिए, ये शायद मुझे नहीं लगता कि आप में से कई लोगों ने सुन भी रखी होगी। ये नदी का नाम है, यहाँ पर नदी है हमारी, जो रिवर है ये है कल्लड़ रिवर। ठीक है, क्या है, कल्लड़ रिवर है, जो कि हमारे जो वेस्टर्न घाट होते हैं, मतलब जो पश्चिमी घाट है वहाँ से ओरिजिनेट होती है ये रिवर। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि ये रामसर साइट है, अष्टमुडी लेक 2012 में डिक्लेयर करी गई थी। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनको हम ये बता दें कि हमारे यहाँ पर जीएस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है। ये वही है जो मैं आपको करवा रही हूँ कि करंट अफेयर्स में से, न्यूज़ में से एमसीक्यूज़ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ऐसी हमारी पॉलिटी की हैं। पॉलिटी में हमने एमसीक्यूज़ बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, तो आप जाइए, आपके यहाँ पे फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटी की ये दो सीरीज़ हम लोग चलाते हैं। एक है हमारी डिटेल्ड एनालिसिस की और दूसरी है एमसीक्यूज़ की। डिटेल्ड एनालिसिस में हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ाने के बाद, पूरा एनालिसिस करने के बाद उसमें से जो भी एमसीक्यूज़ बनते हैं फिर उनकी वीडियोस
अलग से बनाते हैं। अच्छा, और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, हमारे चैनल पे हर चीज़ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही लिए है और प्लस बिल्कुल फ्री है। एनसीईआरटी की अगर आप देखेंगे तो कई सारे जो चैनल्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पर फ़ीस चार्ज करी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं है, हमारे यहाँ पे एकदम फ्री है। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों को जिन्हें पढ़ाई करनी है अच्छे से उनको भी बताइए। अब देखो, एक सीरीज़ हमारी है ट्रिक्स की, जहाँ पर 5 MCQs करवाए जाते हैं। ये वही MCQs हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो उनको एक ट्रिक के ज़रिए हम लोग यहाँ पर करवाते हैं। अब एक है करंट अफेयर्स मंथली। करंट अफेयर्स मंथली में जैसे पूरा महीने का, पूरे मंथ का करंट अफेयर्स 1 लाइनर में कंप्लीट करवाए जाते हैं। अप्रैल की हम लोगों ने बना दी है, सिर्फ 70 1 लाइनर में पूरे मंथ को कवर कर दिया गया है, ठीक है। और एक है मेंस टॉपिक्स की। मेंस टॉपिक्स में हम लोग इम्पॉर्टेंट मेंस के टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं, अच्छे से समझाते हैं, जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है। और अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे, कम्युनिटी में जाएंगे, तो वहाँ पर हम लोग रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन डालते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए हर क्वेश्चन की, ठीक है। कभी भी प्रैक्टिस करने से कभी मत डरना, हमेशा ही एग्ज़ाम में जाने से पहले खूब प्रैक्टिस करना। तो हमारी कम्युनिटी में जाइए और ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करवाइए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वही क्वेश्चन है माइक्रो प्लास्टिक का, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन और बन सकता है। और वो क्या है कि माइक्रो प्लास्टिक के जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, उनकी साइज़ क्या होता है। तो देखो, क्या उनका साइज़ जो है 5 मिलीमीटर से डायमीटर से कम होता है, मतलब उनकी जो व्यास है 5 मिलीमीटर से कम है, या फिर उनकी व्यास या डायमीटर 5 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है, या फिर 50 मिलीमीटर तक का डायमीटर इसका होता है, उससे ज़्यादा होता है, या 50 मिलीमीटर से कम का होता है। तो देखो, इसका ये ऐसा पार्टिकल होता है, इसका पहले सही आंसर है लेस देन 5 मिलीमीटर। अब देखो, कोई बच्चा होगा ना, वो 5 मिलीमीटर को देख के या तो ज़्यादा लगा देगा या फिर इक्वल लगा देगा, कुछ भी लगा सकता है ना। लेकिन कन्फ्यूज़न सबसे बड़ा यहाँ पर ये आता है कि ये उससे कम होता है। जैसे कि मानो ये एक पार्टिकल है गोल गोल, है ना, एक जो क्या बोलूँ, एक दाना है, प्लास्टिक का दाना जो होता है, इतने छोटे छोटे होते हैं कि ये 5 मिलीमीटर से अगर मैं इसका लगाऊँ तो डायमीटर यानी व्यास जो होता है वो 5 मिलीमीटर से छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 5 मिलीमीटर से छोटे साइज़ वाले पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। आया समझ में कि माइक्रोप्लास्टिक किसको बोलते हैं और माइक्रोप्लास्टिक होता क्या है। जैसे कि जैसे कि बॉटल्स होती हैं प्लास्टिक की, या फिर कुर्सी, मेज और बहुत सारी चीज़ें जो हम बाहर खाते हैं, है ना, जैसे कि फेस वॉश वगैरह, उसकी जो बॉटल्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई। इन हर चीज़ों में आजकल जो प्लास्टिक होता है ना, जब वो सड़ने लगता है ना, कई सालों तक ऐसे पड़ा रहता है, तो उसमें से जो है ना एक बुरादा टाइप सा निकलना शुरू होता है, वो सड़ने लगता है, टूटने लग जाता है। तो उसमें जो प्लास्टिक निकला है ना, उसमें से जो ऐसा माइक्रो से प्लास्टिक निकला, टूट फूट से जो निकला, उसको माइक्रो प्लास्टिक कहा जा रहा है। और अब ये जो माइक्रो प्लास्टिक है ये हमारे खाने में भी आ रहा है, ठीक है ना, हमारे टेक्सटाइल में, यहाँ तक कि जो फिशिंग के नेट, अगर जैसे जो लोग मछुआरे होते हैं, है ना, तटीय क्षेत्रों पर, कोस्टल रीजन्स में जब वो मछलियों को पकड़ते हैं तो उनके नेट भी वहाँ छूट जाते हैं। तो ऐसा सागर में भी बहुत सारा प्लास्टिक पड़ा रहता है, ठीक है। बहुत सारा प्लास्टिक जो है वो यहीं पर कचरा के रूप में फेंक दिया जाता है। अगर समुद्रों की बात करी जाए, ये तो समुद्रों की बात हो गई, लेकिन अगर लैंड पर बात करी जाए, ज़मीनों पर बात करी जाए, तो हम हर चीज़ में, चाहे डब्बे हो, खाना पीना हो, कुछ भी हो, तो हम लोग प्लास्टिक का ही तो यूज़ करते हैं। पैकिंग में प्लास्टिक का यूज़ होता है। तो वो सारा जो वेस्ट होता है वो आगे जाकर क्या बन जाता है, आगे जाकर वो माइक्रो प्लास्टिक बन जाता है, जो कि हमारी फूड चेन में आ रहा है और उससे बहुत सारे हेल्थ हज़ार्ड्स हो रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि हेल्थ को नुकसान हो रहा है, वो हमारे एनवायरनमेंट में जमा हो रहा है। और धीरे धीरे ये जो माइक्रो पॉल्यूशन है ना, माइक्रो प्लास्टिक, ये हमारी हवाओं में भी प्रदूषण का रूप ले रहा है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खबर थी, इसलिए मैंने आपको खबर भी बता दी, प्लस उससे बनने वाले जो क्वेश्चन है मैंने आपको वो भी बता दिए, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन है,
अगला है ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन। देखो ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य की बात यहाँ पर हो रही है, तो ये कहाँ पर स्थित है? क्या ये असम में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, या मणिपुर में स्थित है, या फिर नागालैंड में स्थित है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है इसका ये है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अच्छा देखो यहाँ पर जो खबर थी वो क्या थी? यहाँ पर जो खबर थी वो ये थी, रेड पांडा को लेकर थी ये। ठीक है, रेड पांडा आपको पता होगा, एक बिल्कुल भालू जैसा छोटा सा जानवर होता है जो देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। तो बस उसी की वजह से है कि इसके ऐसे छोटे छोटे कान होते हैं, आँखें होती है, काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। तो बस इसी वाले एनिमल की यहाँ पर जिक्र था, रेड पांडा का लेकर के। तो ये जो सेंचुरी है ना, ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये न्यूज़ में था, तो हमें देखो पता होना चाहिए हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर पड़ती है। ठीक है, तो ये रेड पांडा यहाँ पर पाया जाता है। और ये जो रेड पांडा है ये भूटान, अगर देखो मैं अपने देश के बारे में बताऊँ आपको, तो ये इंडिया में भी पाया जाता है। ठीक है, और इंडिया में पाया जाता है, इंडिया के ऊपर ही क्या है, इंडिया के ऊपर चाइना आता है। ठीक है ना, अब इंडिया में ही इधर की तरफ हमारा कौन सा देश पड़ता है, बहुत फ्रेंडली कंट्री हमारी, भूटान पड़ता है। ठीक है, ये नेपाल में भी पाया जाता है, और आसपास का एक और है हमारा कंट्री, वो है म्यांमार में पाया जाता है। ठीक है, और जो पूरी जो हिमालयन रीजन है ना, पूरी हिमालयन बैंड, मतलब ये उसमें मैक्सिमम ये पाया जाता है रेड पांडा। और हमारे देश में ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर ये पाया जाता है। लेकिन अभी रेड पांडा का जो हैबिटेट है वो खतरे में है, यानी कि उसका जो निवास स्थान है वो धीरे धीरे छिन रहा है। अब कैसे छिन रहा है? अब ह्यूमन की एक्टिविटी से ही छिन रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है प्रोजेक्ट अस्त्र। देखिए ये है प्रोजेक्ट अस्त्र मल्टी मॉडल AI डेवलप्ड बाय। प्रोजेक्ट अस्त्र मल्टी मॉडल AI निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? यहाँ पूछा है किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो गूगल, इंडियन आर्मी, SpaceX या इसरो। तो उसका सही आंसर है, इसको गूगल ने विकसित किया है। ठीक है, देखो ये मल्टी मॉडल AI है, ये दो बार मॉडल लगे। ठीक है, मल्टी मॉडल AI है, तो ये गूगल ने किया है। अब ये होता, ये है क्या, ये जो प्रोजेक्ट अस्त्र है ये है क्या? ये देखो न्यूज़ में क्या थी कि गूगल जो एक कंपनी है ना, उसका गूगल का एक एनुअल डेवलपर कॉन्फ्रेंस हुई। कौन सी हुई? एनुअल डेवलपर कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो उसमें गूगल ने ये जो प्रोजेक्ट अस्त्र है ना, इसका अर्ली वर्जन निकाला है। ठीक है, क्या निकाला है? इसका अर्ली वर्जन निकाला है। ठीक है, उसने मतलब प्रेजेंट किया है, दिखाया है, देखिए हमारा जो अस्त्र होगा ये ऐसा होगा। अब ये मल्टी मॉडल ये है क्या? देखो ये एक ऐसा मॉडल है जहाँ पर जो कि आपकी जो रियल टाइम क्वेश्चंस होंगे ना, उनके आंसर ये जो मल्टी मॉडल AI एजेंट है वो दे देगा। कैसे देगा? देखो टेक्स्ट के भी थ्रू देगा, मतलब ये टेक्स्ट भी दिखा देगा आपको। ठीक है, वीडियोज़ भी दिखा देगा, उस कंसेप्ट से रिलेटेड इमेजेस भी बता देगा, यहाँ तक कि स्पीच से भी आपका आंसर दे सकता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारी इन्फॉर्मेशन को इतने सारे प्लेटफॉर्म से यूज़ करके हमें ये नई चीज़ अब ये यहाँ पर दी गई है गूगल के द्वारा। और ये सिर्फ हमारे जो स्मार्टफोन्स होते हैं ना, उनमें ही नहीं है, ये यहाँ तक कि जो स्मार्ट ग्लासेस हैं उनके अंदर भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोजेक्ट अस्त्र, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है और ये पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, और मल्टी मॉडल नाम क्यों दिया गया है इसका? क्यों दिया गया है मल्टी मॉडल? देखिए मल्टी मॉडल इसलिए दिया गया है क्योंकि ये बहुत सारी मोडालिटीज़ को यूज़ करते हुए, हर मीडिया को यूज़ करते हुए उसके ज़रिए आंसर देगा। इमेजेस, टेक्स्ट, है ना, स्पीचेस, वीडियोस, इसीलिए उसको मल्टी मॉडल बोला गया है। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ चुका होगा और आपको जो न्यूज़ है वो भी पता चल गई होगी। ठीक है ना, क्योंकि अगर न्यूज़ पता चल जाती है तो हम फिर उसको भूलते नहीं हैं, हम क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में न्यूज़ भी देख लेंगे। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर देख लिए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के प्रोजेक्ट अस्त्र के, तो वो सारे आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है मंजिरा, पेनगंगा, वर्धा
एंड प्राणहिता आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, यानी कि मांजरा, पेनगंगा, वर्धा और प्राणहिता किस नदी की सहायक नदियाँ। देखो यहाँ पर ना सहायक नदियाँ पूछा है, सहायक नदियों वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। अब थोड़ा सा हायर वर्जन करके एग्जाम में पूछा जाता है कि सहायक नदियाँ कौन सी हैं। मेन रिवर्स तो होती ही हैं, प्लस उनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं ये एग्जामिनर ज़्यादा पूछता है। देखो गोदावरी की है, कावेरी, गंगा या फिर कृष्णा की, किसकी है ये, तो ये है गोदावरी की। अब देखो यहाँ पर न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ ये थी कि यहाँ पर 3 जो बच्चे थे है ना, 3 यूथ्स जो थे वो उनकी नाव डूब गई, ठीक है, गोदावरी रिवर में। अब देखो ये तो सिर्फ न्यूज़ था, लेकिन एग्जामिनर जो है वो कहाँ से लेगा, अब वो इस बार आसपास के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ना उनमें वो गोदावरी रिवर ही देगा, ठीक है ना, क्या देगा, गोदावरी रिवर ही देगा। अब ये गोदावरी रिवर कहाँ पर है, हमारे दक्षिण भारत में पाई जाती है, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। सेकंड लॉन्गेस्ट है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है ये, हमारे देश की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, और थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है ना, तीसरे नंबर की लार्जेस्ट है, सेकंड नंबर की लॉन्गेस्ट और थर्ड नंबर की लार्जेस्ट, और प्लस जो 10% इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है वो इसी रिवर ने घेर रखा है, ठीक है, इसी रिवर ने घेर रखा है। अब देखो ये कौन कौन से स्टेट से निकलती है, एक अगला पॉइंट ये भी आता है कि कौन कौन से स्टेट से निकलती है। एक निकलती है महाराष्ट्र से, फिर निकलती है तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट है जहाँ से ये मोटे मोटे तौर पर ये जो रिवर है ये निकलती है और जाके कहाँ खाली हो जाती है, ये गिरती है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। फिर इसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं ये वो हैं मंजीरा, पेनगंगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना, मंजीरा, पेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, और ये इसकी जो है ये मोटी मोटी प्रिंसिपल सहायक नदियां हैं, ठीक है। वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती भी है, सबरी भी है, ये सब पूछ लिया जाता है, इसीलिए ये हमें पता होना चाहिए और हमने क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा देखो यहाँ इंडिया पहले ही बना हुआ था चलो कोई नहीं, अगला यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये है कैपिटल ऑफ न्यू कैलेडोनिया। ये देखो कैपिटल ऑफ न्यू कैलेडोनिया, न्यू कैलेडोनिया की राजधानी क्या है, ठीक है। यहाँ क्या पूछा है कि न्यू कैलेडोनिया इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी नोमिया है, तरावा है, सुआ है या फिर होबार्ट है, कौन सी है, तो देखो ये है नोमिया। क्या नाम है, ये है नोमिया। अभी देखो यहाँ पे ना हम लोग न्यूज़ देख लेते हैं, न्यूज़ क्या है, इसको हम यहाँ देख लेते हैं। ये देखो ये है हमारा वर्ल्ड का मैप। अच्छा अब न्यूज़ आपको पहले पता होगा कि न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ ये थी, देखो पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की इधर की तरफ यहाँ पर है न्यू कैलेडोनिया, ठीक है, क्या है, न्यू कैलेडोनिया। अब यहाँ न्यूज़ क्या थी कि ये जो फ्रांस है ना, ये फ्रांस की ओवरसीज़ टेरिटरी है, पहली बात तो ये है। अब ओवरसीज़ टेरिटरी का मतलब है कि फ्रांस ने इस पर पिछले ज़माने में, ठीक है ना, पिछले टाइम पर क्या करा था, राज करा था यहाँ पर। जैसे कि अंग्रेज़ों ने, यूनाइटेड किंगडम वाले ने हमारे यहाँ पर राज करा था, ऐसे ही फ्रांस वालों ने यहाँ पर करा था। लेकिन हमें तो फुली इंडिपेंडेंस मिल गई, हमें इंडिया वालों को हमने तो ले ली, लेकिन इन्होंने इनको फुली इंडिपेंडेंस नहीं किया, इनका कंट्रोल यहाँ पर आज भी है, ठीक है। तो अब फ्रांस में क्या हुआ है कि वोटिंग को लेकर के, किसको लेकर, वोटिंग को लेकर के यहाँ पर रिफॉर्म्स हुए थे। अब वो रिफॉर्म्स यहाँ पर न्यू कैलेडोनिया वालों को पसंद नहीं आए, इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, आगजनी हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो बस खबर हमारी यही थी। अब खबर ये थी तो देखो न्यू कैलेडोनिया की कैपिटल तो हमें पता होनी चाहिए, तो कैपिटल क्या है इसकी, कैपिटल है इसकी नोमिया। अब ये जो न्यू कैलेडोनिया है ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये है साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, किसकी हो रही है, प्रशांत महासागर की बात हो रही है। और ये जो न्यू कैलेडोनिया है, जब हमारी पृथ्वी में से, जब हमारी पृथ्वी बनी थी और हमारा इंडियन सब कंटिनेंट ये सब वगैरह बने थे, है ना, तो उस टाइम पर ये गोंडवाना में से ही टूटा हुआ टुकड़ा था। जैसे कि हमारा इंडिया भी तो गोंडवाना में से ही बना है, ऐसे ही ये भी गोंडवाना में से ही बना है। तो देखो न्यूज़ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमने इसके इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो सभी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन है मिशन ल्यूपैक्स को लेकर। मिशन ल्यूपैक्स ये जॉइंट वेंचर है इंडिया का और कौन सी कंट्री का है? इंडिया तो है ही, प्लस कौन सी का है? तो यह भारत के साथ किस देश की साझेदारी है? क्या यूएसए की है, जापान की है, इंडोनेशिया की है या फिर फ्रांस की है? तो किसकी है? जापान की साझेदारी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि जो हमारा इंडिया है, भारत और जापान, ठीक है, इन दोनों ने साझेदारी करी है और ये लोग क्या करेंगे? ये लोग मून मिशन पर जा रहे हैं। इंडिया पहले मून मिशन पे जा चुका है, ठीक है ना, जो चंद्रमा है उसके साउदर्न वाले रीजन पर जा चुका है, लेकिन फिर से इंडिया और जापान मिलकर दोनों ही इसके जो दक्षिणी पोल है ना उसको एक्सप्लोर करेंगे। अब की बार दोनों मिलकर एक्सप्लोर करेंगे। तो जापान की कौन सी है? जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा और हमारा जो इंडिया है उसकी स्पेस एजेंसी है इसरो। ठीक है, तो ये इन दोनों का मिला जुला इनिशिएटिव है। अब ये लॉन्च कब होगा ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये लॉन्च होगा 2025 में। और क्या एक्सप्लोर करेंगे जा कर के? ये एक्सप्लोर करेंगे वाटर की प्रेजेंस की, वहाँ पर पानी कहाँ पर है, ठीक है ना, पानी कहाँ पर है, सरफेस पर कैसी आइस है, उसके बर्फ़ कैसी है, और दूसरे जो भी एलिमेंट है वहाँ पर कि क्या क्या यहाँ पर पाया जा रहा है, तो ये सब यहाँ पर देखा जाएगा। ठीक है, तो इंडिया के साथ कौन है यहाँ पर? इंडिया के साथ हुआ जापान। ठीक है, तो ये हमें नहीं भूलना है कि मिशन ल्यूपैक्स, ल्यूपैक्स से क्या हो गया? ल्यूनर, यहाँ पर ल्यूनर, और ल्यूनर वर्ड जहाँ पर आ जाता है तो ल्यूनर का मतलब हो जाता है मून। तो ये चंद्रमा पर जा रहे हैं इंडिया वाले और जापान वाले दोनों मिलकर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। देखो यहाँ पर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स रेंडर्ड ऑर्फन क्रॉप्स ड्यू टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरित क्रांति की वजह से अनाथ फसल की श्रेणी में आ गई? जी हाँ, हरित क्रांति की वजह से, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से, है ना। हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1960 में, 60s में हुआ था, है ना। तो उसी दौरान ये ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। लेकिन इसकी वजह से हमारे देश में ऐसी कौन सी फसल है जो कि अनाथ फसल की श्रेणी में आ गई? अब देखो, मिलेट आ गई, कोकोनट आ गई, ऑयल सीड या फिर शुगर केन। तो देखो मिलेट आई है। ठीक है, अब देखो आपको पता होगा जब हरित क्रांति हुई थी तो हमारे यहाँ पर राइस यानी चावल, धान जिसको हम धान बोलते हैं, और जो वीट होता है, इन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था, है ना। तो मेनली अगर देखी जाए, मोटे मोटे तौर पर देखी जाए तो वो थी धान की फसल और गेहूं की फसल। ठीक है ना, इन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ यहाँ पर जो टर्म थी बहुत यूज़ हुई थी, आपको पता होगा। अब देखो न्यूज़ क्या थी जो हमने ये क्वेश्चन लेकर आए? न्यूज़ ये थी कि अभी जो आपको पता होगा कि 2023 जो पिछला वाला जो साल गया है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट माना गया था, है ना। अब इंडिया ने ही ये प्रपोज़ल दिया था कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बनाया जाए। ठीक है, तो अभी उसकी क्या हुई है? अभी उसकी क्लोजिंग सेरेमनी मनाई गई थी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट की क्लोजिंग सेरेमनी मार्च वाले महीने में मनाई गई थी। ठीक है, अच्छा अब ये भी पता होना चाहिए आपको, मार्च 29 डेट थी, उस डेट को मनाई गई थी। ठीक है, अब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट को प्रपोज किसने किया? तो वो हमारे इंडिया ने ही प्रपोज करा था। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इंडिया ने प्रपोज करा। अब हम ये जान लेते हैं कि मिलेट्स होती क्या है। देखो मिलेट्स ना जो मोटे मोटे अनाज होते हैं ना, मिलेट्स को क्या बोलते हैं? मोटे मोटे अनाजों को मिलेट्स कहा जाता है। और मेनली इसमें बाजरा को लिया जाता है। किसको लिया जाता है? बाजरा को लिया जाता है। वैसे इसमें और भी है, बाजरा है, सोरगम है जिसको ज्वार बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं उसको? ज्वार बोलते हैं, या रागी भी आती है इसके अंदर, बहुत सारी फसलें आती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अब इन सारी फसलों को मिलाकर मिलेट्स बोला जाता है। ये हाईली न्यूट्रिशियस क्रॉप्स होती हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, लेकिन इनका फ़ायदा बहुत बड़ा है। फ़ायदा ये है कि जिन एरियाज़ में, हमारे भारत में जिन एरियाज़ में पानी की मात्रा बहुत ही कम है, किसानों के पास इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है,
उन वाले रीजन्स में ये वाली जो फसलें होती हैं ये उगाई जाती हैं और आराम से उग भी जाती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, चावल को पानी चाहिए होता है, गेहूँ को चाहिए होता है, ना इनको नहीं चाहिए होता, ये कम पानी में भी उग जाती हैं। और गरीबों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये न्यूट्रिशस होती है, यहाँ तक कि अब तो इनके महंगे महंगे प्रोडक्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। आपको पता होगा कि G20 की समिट हुई थी इंडिया में, तो हमारे देश ने क्या करा था, पीएम मोदी जी ने, कि G20 के जो गेस्ट आए थे ना उनको इन्हीं मिलेट्स की डिशेस भी परोसी थी। इसीलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें ये पता हो कि मिलेट्स क्या हैं और ऑर्फन क्रॉप्स क्या थी, क्योंकि हरित क्रांति में सिर्फ राइस, मतलब राइस व्हीट जैसी मोटी मोटी जो जनरल जिनसे पैसा कमाया जा सकता था, ऐसी वाली क्रॉप्स पर ध्यान दिया गया था जिनसे हमारी फूड सिक्योरिटी हुई थी, ठीक है ना। और ये जो मिलेट्स वाली जो फसलें थी इनको नज़रअंदाज कर दिया गया था। तो ये किस में आ गई, ये आ गई ऑर्फन क्रॉप्स में, ये आ गई थी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस और सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। देखो, उन बच्चों के साथ आप शेयर ज़रूर कीजिए कि जिन्हें ऐसे वाले MCQs पढ़ने हैं प्लस करंट अफेयर्स भी करने हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, और सब्सक्राइब ज़रूर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। चलिए।